नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल RBSC ऑनलाइन क्लासेज में। अपन बात कर रहे थे क्लास 10th के साइंस सब्जेक्ट के बारे में, जिसमें आज हमारा जो चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 6 यानी नियंत्रण एवं समन्वय। इसको अपन पूरे चैप्टर को बहुत ही अच्छी तरीके से समझेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। अगर आप चाहते हैं ये छठा चैप्टर है वो आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करवा दे तो आप इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। अभी तक आपने इस चैप्टर में कुछ भी नहीं पढ़ा है तब भी आप इस चैप्टर को बहुत अच्छे से तैयार कर सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारे चैप्टर को, और सबसे पहले कुछ हम इस चैप्टर की बेसिक जानकारी लेते हैं। इस चैप्टर में क्या है उसको पढ़ते हैं। तो देखिएगा, इस चैप्टर में हम बात करेंगे हमारे शरीर का जो है या कोई दूसरा जीव है उसका शरीर का पूरा कंट्रोल कैसे रहता है, ये समन्वय कैसे बना रहता है, उसको हम समझने वाले हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले अपन बात करें इस चैप्टर के अंदर तो यहां पर हम देखेंगे बहुकोशिकीय जीवों में बहुत से अंग और तंत्र होते हैं। हमारा जो बहुकोशिकीय हमारा शरीर भी क्या है, बहुत सारी कोशिकाओं से बना हुआ है। जैसा कि आप जानते हैं जीव जो है वो दो प्रकार के होते हैं, एक कोशिकीय जीव, एक बहुकोशिकीय जीव। एक कोशिकीय जीव जिसका पूरा शरीर केवल मात्र एक कोशिकाओं से बना होता है, जैसे हमने पीछे के चैप्टर में पढ़ा अमीबा, पैरामीशियम, ये एक कोशिकीय जीव होते हैं। जबकि बाकी जो पौधे और अपने इंसानों के बारे में बात करें तो ये बहुकोशिकीय जीव होते हैं जिनकी कोशिकाएं जिनके जो शरीर है बहुत सारी कोशिकाओं से बना होता है। ठीक है, तो यहां पर हम देखेंगे तो हम बात करें बहुकोशिकीय शरीर के अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे अंग और तंत्र पाए जाते हैं। जैसे हम बात करें अंग तो हमारा हृदय हो गया, किडनी हो गया, ये सारे हमारे क्या होते हैं, अंग होते हैं। जबकि हम बात करें तंत्र की, जैसे पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, ठीक है, उत्सर्जन तंत्र, ये सारे क्या होते हैं, तंत्र होते हैं जो कि स्वतंत्र रूप से कार्य करने में असमर्थ होते हैं। अगर कोई अंग है हृदय तो वो केवल अकेला काम नहीं कर पाएगा, उसके साथ दूसरे जो अंग है वो भी मिलकर उसको सारा क्या बनाते हैं, समन्वय बनाते हैं। अकेला कोई भी अंग अपना पूरा स्वतंत्र तरीके से काम नहीं करता है। जैसे हम पाचन की बात करें तो सिर्फ हमने भोजन पाचन किया है, भोजन पच गया, उसके बाद में आगे काम करेगा तो वो श्वसन तंत्र, जैसे सांस लेंगे तो उससे मिलकर वो ऊर्जा बनाएगा। तो सारे तंत्र या अंग क्या होते हैं, एक दूसरे के ऊपर निर्भर रहते हैं, कोई भी स्वतंत्र नहीं होता है। अब साम्यावस्था बनाए रखने के लिए क्या है, अंगों के कार्यों में समन्वय यानी आपस में क्या है, कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी है। अगर आपस में अंगों का कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, मिलाप नहीं होगा तो वो अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे। और जीवों में बाह्य तथा अंतः वातावरण के बीच में संतुलन बनाए रखने की क्षमता को नियंत्रण तथा साम्य स्थिति बनाए रखने के लिए प्रक्रियाओं को समन्वय कहते हैं। देखिएगा, नियंत्रण का मतलब क्या होता है, जैसे हम बाहर के, देखो जीव के बाहर के, अभी जो बाहर का वातावरण है उसका और हमारे बॉडी के अंदर वातावरण है उसका, जो बॉडी के अंदर का भाव है, ठीक है, वातावरण है उसका संतुलन बनाए रखने के लिए जो क्षमता को हम क्या कहते हैं, इस संतुलन बना के रखने की क्षमता को हम नियंत्रण कहते हैं। और सामान्य स्थिति बनाए रखने के लिए, इस स्थिति में भी हमें सामान्य बनाए रखने के लिए प्रतिक्रियाओं को हम क्या कहते हैं, समन्वय कहते हैं। इसके बाद में देखिए, जंतुओं में जैविक क्रियाओं को नियंत्रण व समन्वय हेतु विशेष तंत्र और अंग होते हैं। ठीक है, जीवों की बात करें तो जंतुओं में क्या होता है, जैविक क्रियाएं, जितनी भी जैविक क्रियाएं होती हैं उनका नियंत्रण यानी उनको कंट्रोल करने के लिए और उनके कोऑर्डिनेशन के लिए यानी समन्वय के लिए हमारे पास स्पेशल तंत्र और अंग होते हैं। जंतुओं में नियंत्रण व समन्वय के लिए तंत्रिका या अंतःस्रावी तंत्र पाए जाते हैं, या तो हम क्या कहें उसके अंदर बहुत सारी तंत्रिकाएं पाई जाती है, या तंत्रिका तंत्र जो है वो इसको पूरा कंट्रोल करता है। और कुछ अंतःस्रावी तंत्र भी है जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे चैप्टर के अंदर। इसके बाद में हम बात करें यहाँ पे मानव तंत्रिका तंत्र के बारे में क्या है, या जंतु तंत्रिका तंत्र के बारे में क्या होता है सिस्टम, उसको समझते हैं। तो मानव तंत्रिका तंत्र एक ऐसा तंत्र है जो अंगों व वातावरण के मध्य, विभिन्न अंगों के मध्य सामंजस्य स्थापित करता है। मतलब आपस में क्या करता है, कनेक्शन बनवाता है। एक तरह से क्या करता है, एक ऐसा कनेक्शन बना देता है, साथ ही विभिन्न अंगों के कार्य को भी नियंत्रित करता है। और ये तंत्रिका है जो विभिन्न अंगों के कार्य हैं, सब अंगों का अलग अलग कार्य होता है, उसको नियंत्रण करने का काम भी करते हैं। बात करें तंत्रिका तंत्र की तो तंत्रिका तंत्र को हमने दो भागों में बांट दिया है। एक केंद्रीय तंत्रिका तंत्र होता है, एक परिधीय तंत्रिका तंत्र होता है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के अंदर आता है हमारा मेरुरज्जु और मस्तिष्क आता है, मेरुरज्जु और मस्तिष्क आता है। और मस्तिष्क को भी हमने तीन भागों में बांट रखा है, एक अग्र मस्तिष्क होता है, एक मध्य मस्तिष्क होता है और एक पश्च मस्तिष्क होता है। इसको हम अपन डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद परिधीय तंत्रिका तंत्र में होता है कायिक तंत्र होता है, एक स्वायत्त तंत्रिका तंत्र पाया जाता है। एक होता है कायिक और एक होता है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र पाया जाता है। अब हम बात करें यहाँ पे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की बात करते हैं। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र ये हमारा मस्तिष्क हो गया,
ठीक है। और इसके बाद में ये हमारी रीढ़ की हड्डी में जो होता है मेरुरज्जु, उसकी बात करते हैं। इन दोनों को मिलकर हमारा केंद्रीय तंत्रिका बनता है। इसके बाद में केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के आगे का जो भाग है, जो हमारे शरीर के सभी अंगों तक सूचना पहुंचाने का काम और उसके बाद में उसका समन्वय का काम करता है, वो हमारा होता है परिधीय तंत्रिका तंत्र। ये बाद में हमारी बॉडी में जो पूरी तंत्रिकाओं का जाल बिछा होता है उसको हम परिधीय तंत्रिका तंत्र कहते हैं। नेक्स्ट इसके बाद में देखिएगा, हम बात करें अगर हमारी तंत्रिका कोशिका या फिर न्यूरॉन जिसको कहते हैं, उसकी संरचना क्या होती है। देखिएगा, हमारे शरीर के अंदर इस तरह की ये जो तंत्रिका कोशिका है, इसका पूरा जाल बिछा होता है। हमारे शरीर की बात करें, सबसे बड़ी कोशिका भी हमारी क्या होती है, तंत्रिका कोशिका ही होती है। ठीक है। अब देखिएगा इसका क्या होता है, वैसे बात करें तो तंत्रिका तंत्र की क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई कौन सी है, ये न्यूरॉन ही है, या तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन को कहते हैं। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन बनता है यहाँ पे। तंत्रिका तंत्र की क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई क्या है, वो है तंत्रिका कोशिका या जिसको हम न्यूरॉन कहते हैं। उसकी संरचना कुछ इस तरह से होती है। यहां पर देखिएगा, ये जो भाग है, इसके बाहर की तरफ जो धागे जैसी संरचना लिखी हुई है, इसको हम दुर्मिका कहते हैं। क्या कहते हैं, दुर्मिका। इसके बाद ये जो वाला भाग है, इसको हम कोशिका काय कहते हैं। क्या कहते हैं, कोशिका काय। ये जो भाग दिख रहा है, इसके बीच में जो होता है बिल्कुल सेंटर में, जिसको हम केंद्रक कहते हैं। क्या कहते हैं, केंद्रक। इसके बाद में ये जो पूंछ जैसी संरचना बनी हुई है, इसको हम तंत्रिकाक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं, तंत्रिकाक्ष। और ये इसके बाद में जो अंतिम सिरा है, ये इस तरह का होता है, और अंतिम सिरे पर ये जो बटन जैसी संरचना होती है, जिसको हम सिनेप्टिक बटन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, सिनेप्टिक बटन कहते हैं। अब देखिएगा, इसको हमने मेन 3 भागों में बांट रखा है। कितने भागों में, तंत्रिका कोशिका को हमने 3 भागों में बांटा है। सबसे पहला भाग है कोशिका काय। ये जो अंदर वाला भाग है, इसको हम कोशिका काय कहते हैं। ये तंत्रिका कोशिका का सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण भाग है। सबसे बड़ा भी है और सबसे महत्वपूर्ण भाग है। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर केंद्रक होता है, कोशिकांग होते हैं, मतलब कोशिका के अंग जैसे माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह, गोल्जी काय, ईआर, ये सारे इसके अंदर होते हैं। और न्यूरोफाइब्रिल्स के तंतु पाए जाते हैं। इसके अंदर क्या पाए जाते हैं, न्यूरोफाइब्रिल्स के तंतु पाए जाते हैं। हमने इसके 3 भाग पढ़े, एक होता है कोशिका काय, एक होता है दुर्मिका और एक होता है तंत्रिकाक्ष। ये 3 भाग है। तो पहले भाग की बात करें, कोशिका काय, ये सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण भाग है। इसके अंदर क्या होता है, केंद्रक होता है, कोशिकांग होते हैं और न्यूरोफाइब्रिल्स के तंतु पाए जाते हैं। वही बात करें दुर्मिका या डेंड्राइट, क्या होते हैं, कोशिका काय से कुछ पतले और क्या होते हैं, छोटे पर्वत या तंतु निकले होते हैं। ये देखिएगा, इसके जैसे ये तंतु निकले हुए हैं, ये वाले। ठीक है, ये तंतु जो निकले होते हैं, इसको हम दुर्मिका या डेंड्राइट कहते हैं। यह बाहरी उद्दीपन को ग्रहण कर कोशिका काय तक पहुंचाते हैं। अब जो भी यहां पर सूचना है, हमारे जो भी शरीर से सूचना मिलेगी, उसको यहां से ग्रहण किया जाएगा और कोशिका काय तक पहुंचा दिया जाएगा। इनका काम ये है। ठीक है। उसके बाद में क्या होता है, तीसरा भाग जो है वो कहलाता है तंत्रिकाक्ष, जिसको हम एक्सॉन कहते हैं। जो लंबी संरचना थी ना पूंछ वाली, ये लंबी संरचना, ये तंत्रिकाक्ष है। ये क्या है, तंत्रिकाक्ष है। ठीक है। कोशिका काय के एक पतला और लंबा तंतु निकला होता है, जिसे तंत्रिकाक्ष या एक्सॉन कहते हैं। तंत्रिकाक्ष चारों ओर से तंत्रिकाच्छाद से घिरा होता है। इसके चारों तरफ क्या, एक कवर लगा होता है, जिसको हम तंत्रिकाच्छादन कहते हैं। ठीक है। तथा स्वान कोशिकाओं का बना होता है। ये किसका बना होता है, स्वान कोशिकाओं का बना होता है। अब इसके बारे में थोड़ी सी और जानकारी प्राप्त करें। तंत्रिकाक्ष का अंतिम सिरा अनेक सूक्ष्म भागों में विभाजित हो जाता है। तंत्रिकाक्ष, ये देखिए, ये तंत्रिकाक्ष का भाग है। यहां पर ये आगे जाके अनेक भागों में विभाजित हो जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, वृक्षाच्छद कहते हैं। वृक्षाच्छद कहते हैं। इन भागों को क्या कहते हैं, वृक्षाच्छद। वृक्षाच्छद के प्रत्येक तंतु का अंतिम सिरा एक बटन नुमा आकृति का होता है। ये वृक्षाच्छद है, इसका ये सिरा जो है एक बटन जैसी आकृति का होता है। हमारा जो शर्ट का बटन जो होता है, उसकी आकृति का होता है, जिसे हम सिनेप्टिक बटन कहते हैं। क्या कहते हैं, सिनेप्टिक बटन कहते हैं। तंत्रिकाक्ष के अंतिम सिरे में जो बटन जैसी संरचना होती है, जिसको हम सिनेप्टिक बटन कहते हैं। और यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, वो आपको क्या ध्यान रखनी है, 2 न्यूरॉन के बीच में क्रियात्मक और संरचनात्मक संबंध अर्थात खाली स्थान को हम क्या कहते हैं, सिनेप्स कहते हैं। क्या कहते हैं, सिनेप्स। ये ध्यान रखना, 2 तंत्रिका कोशिका के बीच में। अब देखो होता क्या है, अब ये तंत्रिका कोशिका, इसके आगे तंत्रिका कोशिका ऐसी और जुड़ी होगी, ये इसके आगे वृक्षाच्छद निकलेंगे। ठीक है, इस तरह की एक संरचना और बनी होगी। तो यहां पर क्या है, ये 2 स्थानों के बीच में कुछ खाली स्थान होता है। ये जो खाली स्थान है, इसको हम क्या कहते हैं, सिनेप्स कहते हैं। क्या कहते हैं, सिनेप्स कहते हैं। ध्यान रखिएगा बच्चों, इसको हम क्या कहते हैं, सिनेप्स कहते हैं। ये अच्छे से ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा जाता है खाली स्थान में, या 1 नंबर में किसी भी पूछा जाए। 2 तंत्रिका कोशिकाओं के बीच खाली स्थान को क्या कहते हैं, सिनेप्स कहते हैं। क्या कहते हैं, सिनेप्स। इसके बाद देखिएगा, नेक्स्ट है प्रतिवर्ती क्रिया। प्रतिवर्ती क्रिया का मतलब क्या होता है, सबसे पहले यहां पर एक शब्द आएगा उद्दीपन। उद्दीपन का मतलब नॉर्मली ये समझते हैं, बाहरी पर्यावरण से कोई ऐसी घटना जो हमारे शरीर के अनुकूल नहीं है,
कोई ऐसी घटना हुई है जो हमारे शरीर के फेवरेबल नहीं है, उसको हम उद्दीपन कहते हैं, यानी एक घटना है। देखिएगा, किसी उद्दीपन के परिणाम स्वरूप शीघ्रतापूर्वक होने वाली स्वचालित और अनैच्छिक क्रियाओं को प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। जैसे देखिएगा, मान लो मैंने क्या किया, एक मान लो ये छोटी सी सुई थी और मैंने क्या किया, देखा नहीं और यहां गलती से मेरा हाथ टच हो गया। हाथ टच होते ही बताओ क्या होगा बच्चों, मेरा हाथ फटाक से हट जाएगा। हाथ क्या होगा, जैसे ही हट जाएगा। अब ये हाथ हटने की क्रिया है, ये मेरे कंट्रोल में नहीं थी। आप देख लो, कई बार आपने मान लो गलती से किसी वस्तु के ऊपर हाथ रख दिया तो हाथ आपका हट जाएगा। हाथ क्या हो जाएगा, हट जाएगा। अचानक से आप सोचोगे उससे पहले हट जाएगा। ठीक है, तो ये हुआ क्या है, ये एक स्वचालित मतलब अपने आप होने वाली, और अनैच्छिक मतलब जिसका अपने ऊपर अपन उसके ऊपर कंट्रोल नहीं है, अपने हिसाब से रोक नहीं सकते उसको, एक बार तो वो हट ही जाएगा वहां से। ठीक है, इससे हम प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रतिवर्ती क्रिया। जैसे कुछ ऐसी घटनाएं हैं, जैसे हम बहुत ही स्वादिष्ट खाना देखते हैं, हमारे मुंह में लार आने लग जाती है, तो ये भी क्या है, एक प्रतिवर्ती क्रिया है। या फिर हम बात करें, कांटा चुभने पर हमारा पैर झटके से ऊपर हो जाता है। मान लो पैर के नीचे कांटा आ गया तो पैर जो है जल्दी से झटके से ऊपर उठ जाएगा। ठीक है, खींच लेते हैं। या तेज प्रकाश, जैसे मान लो अपन सूर्य का तेज प्रकाश आता है तो हमारी पलकें अचानक से बंद हो जाती है। या फिर पुतली का साइज है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। जैसे छींकना हो गया, खांसना हो गया, तो ये सारी प्रतिवर्ती क्रियाएं कहलाती है। क्या कहलाती है बच्चों, ये प्रतिवर्ती क्रियाएं कहलाती है। और ये क्रियाएं कौन नियंत्रित करता है, मेरुरज्जु नियंत्रित करता है। वैसे तो हमारे पूरे शरीर को कंट्रोल कौन करता है, हमारा दिमाग करता है, लेकिन जो प्रतिवर्ती क्रियाएं होती है इसको नियंत्रण करता है मेरुरज्जु। मेरुरज्जु जो हमारे रीढ़ की हड्डी में सुरक्षित रहता है। आगे हम इसके बारे में भी पढ़ेंगे। इसके बाद में देखिएगा, प्रतिवर्ती चाप क्या होता है। देखो, उद्दीपन में हाथ या पैर त्वचा से मेरुरज्जु तक पहुंचाने तथा मेरुरज्जु से अनुक्रिया के हाथ या पैर की पेशियों तक पहुंचाने के मार्ग को प्रतिवर्ती चाप कहते हैं। देखिएगा, आपको समझ में नहीं है, अभी देखिएगा इस डायग्राम से समझते हैं। देखिएगा, मान लो आपको क्या है, किसी गर्म बर्तन के हाथ टच हो गया, गलती से आपने देखा नहीं और हाथ टच हो गया। हाथ टच होते ही क्या होगा, यहां की जो पेशियां हैं, मांसपेशियां हैं, ठीक है, यहां पे जो तंत्रिका कोशिका है वो फटाक से यहां से सूचना ग्रहण करेगी। ठीक है, और ग्रहण करते यहां से लेके जाएगी आगे से आगे, तंत्रिका कोशिका आगे से अगले पहुंचाते पहुंचाते यहां तक, ये हमारा मेरुरज्जु है। ये क्या है, हमारा मेरुरज्जु, यहां तक पहुंचा दिया। मेरुरज्जु ने देखा कि ये हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा सकती है, हमारी बॉडी के लिए क्या है, नुकसानदायक है, तो फटाक से इसने सूचना दी। तो ये सूचना लेकर वापस यहां आया। ये सूचना वापस आ रही है कि भैया ये मांसपेशियों को सूचना दी कि ये हमारी शरीर की मांसपेशियां हैं, मसल्स है, इसको कहा भाई हाथ खींच लो। हमारी मसल्स, हाथ तभी हिलते हैं जब हमारी मसल्स वर्क करती है। ठीक है, तो उसने हाथ यहां पर सूचना दी कि भैया हाथ हट जाना चाहिए, तो हाथ हट जाता है। तो ये जो मार्ग यहां से रास्ता बना इतना, इसको हम प्रतिवर्ती चाप कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रतिवर्ती चाप कहते हैं। ये जो संरचना आपको दिख रही है ना, बटरफ्लाई वाली, ये जो संरचना, इस बटरफ्लाई वाली संरचना दिख रही है, ये हमारा है मेरुरज्जु। क्या है, मेरुरज्जु है। ठीक है, ये इस तरह की संरचना आपको दिख रही है, ये हमारा मेरुरज्जु है। देखो इस तरह की। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये था हमारा प्रतिवर्ती चाप क्या होता है। नेक्स्ट, इसके बाद में हम देखें तो हम बात करते हैं प्रतिवर्ती चाप के निम्न भाग सम्मिलित होते हैं। कौन कौन से भाग होते हैं उसको अच्छे से देखते हैं। तो देखिएगा बच्चों, हम यहाँ पे बात करें तो संवेदी अंग उद्दीपन ग्रहण करते हैं। संवेदी मतलब जिस पे ऐसी घटना हुई है जो ग्रहण कर सकते हैं वो उसको ग्रहण करेगा। उसके बाद संवेदी या अभिग्राही तंत्रिका उद्दीपन के आवेग को मेरुरज्जु तक ले जाती है। फिर क्या करेगा, उस सूचनाओं को क्या करेगा, जो संवेदी या अभिग्राही तंत्रिका है, जो कोशिका है जो सूचना को ग्रहण करती है, ले जाने का काम करती है, वो उस उद्दीपन की सूचना को ले जाकर मेरुरज्जु तक पहुंचाती है। फिर मेरुरज्जु क्या करता है, उस उद्दीपन के आवेग को ग्रहण करता है और आवश्यकता अनुसार निर्देश दे देता है। उस उद्दीपन को ग्रहण करेगा, फिर निर्देश देगा, फिर वो तंत्रिका कोशिका वापस उसको क्या करेगी, सूचना को प्रेषित करेगा और लेके आएगी। अपवाही तंत्रिका मतलब जो वापस लाने का काम है, निर्देश के आवेग को संबंधित अंग तक ले जाती है, जिस अंग तक पहुंचाना है वहां तक पहुंचाती है वो। ठीक है, और पेशियां निर्देशानुसार परिवर्ती क्रिया करती है। फिर जो मांसपेशियां हैं उस सूचना को ग्रहण करके उसके अकॉर्डिंग क्या करती है, अपनी आकृति है उसको बदलती है या प्रतिवर्ती क्रिया करती है। ये स्टेप में पूरा प्रोसेस होता है। ठीक है, जो हमने डायग्राम समझा, देखो सबसे पहले क्या हुआ, देखिएगा सबसे पहले यहां पर ये जो है अंग, यहां पर उद्दीपन ग्रहण हुआ, यहां पर कुछ उद्दीपन हुआ तो इसने सूचना को ग्रहण की, फिर मेरुरज्जु तक पहुंचाई, मेरुरज्जु ने उसको समझा, उसको उसके अनुसार निर्देश दिया, निर्देश वापस यहां तक पहुंचा मांसपेशियों तक, और मांसपेशियों को कहा गया भाई हाथ हट जाना चाहिए। तो ये सारी क्रिया इस तरह से चलती है। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट देखें यहाँ पे मानव मस्तिष्क के बारे में। हमारा मस्तिष्क है वो किस तरह से काम करता है, क्या इसके अंदर सारी जानकारी बहुत ही अच्छे से डिटेल से समझने वाले हैं। तो देखिएगा बच्चों, यहाँ पर हम बात करें मानव मस्तिष्क का शरीर एक
केंद्रीय अंग है, मतलब हमारे पूरे शरीर का केंद्र यही है, हमारे पूरे शरीर का मास्टर यही है, मतलब सारा का सारा सिस्टम यहीं से कंट्रोल होता है, जो सूचना के विनिमय तथा आदेश एवं नियंत्रण का कार्य करता है। ये क्या करता है? सूचना का विनिमय, जो इसके पास सूचना पहुंची है उसका सॉल्यूशन करेगा, ठीक है, उसको आदेश देगा और उसको नियंत्रण भी करेगा। ये सारा काम कौन करता है? हमारा मस्तिष्क करता है। शरीर के विभिन्न कार्यकलापों जैसे तापमान नियंत्रण हो गया, मानव व्यवहार हो गया, रुधिर परिसंचरण हो गया, श्वसन हो गया, देखने, सुनने, बोलने, ग्रंथियों का श्रावण आदि को नियंत्रित करता है। ये सारा काम किसका है? हमारा मस्तिष्क का है। ये सारा काम कौन करता है? हमारा दिमाग ही करता है, ठीक है। यह करीब 1.5 किलो वजन का होता है, ये लगभग 1.5 किलो वजन का होता है। हमारे शरीर जो है, हमारा दिमाग जो है 1.5 kg का होता है और शरीर का सर्वाधिक जटिल अंग है, मतलब सबसे ज्यादा उलझी हुई, सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स संरचना है वो हमारे दिमाग की ही है। अभी तक हमने जो तंत्र पढ़ा, पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, ठीक है, उत्सर्जन तंत्र, ये सारे तंत्र पढ़े, उसमें सबसे ज्यादा जो जटिल है, सबसे ज्यादा कठिन संरचना, उलझी हुई संरचना वो हमारे दिमाग की है, मतलब पूरे शरीर में ही, ठीक है। मस्तिष्क जो है वो क्या है? एक हड्डियों के बॉक्स जिसको हम खोपड़ी कहते हैं उसके अंदर सुरक्षित रहता है। ये दिमाग है ना, यहां पर जो बाहर तो ये हड्डी है, इसकी खोपड़ी है, इसके अंदर जो है उसको हम क्या कहते हैं? मस्तिष्क कहते हैं, जो हमारे हड्डियों के ढांचे के अंदर सुरक्षित रहता है। इसको भी हमने 3 भागों में बांट रखा है, जैसा कि हमने पहले देखा। इसको हम पहले कहते हैं अग्र मस्तिष्क, दूसरा होता है मध्य मस्तिष्क और तीसरा होता है पश्च मस्तिष्क। इसको हमने 3 भागों में बांट रखा है। कौन कौन से भाग है उसको समझते हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले हम बात करते हैं मानव मस्तिष्क के बारे में। हमने समझा ये क्या है? एक मानव मस्तिष्क एक केंद्रीय अंग है। ये सारे के सारे पॉइंट आप उस तरह से भी पढ़ सकते हैं, चाहे वैसे पढ़ो चाहे वैसे पढ़ो, एक ही बात है, ठीक है। क्रियाकलापों को नियंत्रित करता है। इस तरह का इसका डायग्राम है, पहले डायग्राम को समझ लेते हैं। तो ये जो आपको गुब्बारे जैसी संरचना दिखाई दे रही है, इसके आगे वाला भाग ये सारा मिला के, ठीक है, ये सारा भाग मिला के और ये बनता है अग्र मस्तिष्क। ये कौन सा है? हमारा अग्र मस्तिष्क है, ठीक है। उसके बाद में दूसरा मस्तिष्क आता है, ये वाला बीच वाला भाग। ये बीच वाला जो भाग है ये हमारा मध्य मस्तिष्क कहलाता है। कौन सा कहलाता है? मध्य मस्तिष्क। और ये जो भाग दिख रहा है आपको इधर वाला, ये हमारा क्या कहलाता है? पश्चिम मस्तिष्क कहलाता है। क्या कहलाता है? पश्चिम मस्तिष्क कहलाता है। आपको अच्छे से इसका डायग्राम तैयार करना। बाहर वाला भाग हमारा क्या होता है? खोपड़ी, जिसको हम हड्डियों का ढांचा कहते हैं, उससे बना होता है। कपाल कह दो, उससे बना होता है। और यहां से देखिएगा, ये मेरुरज्जु है, हमारे नीचे रीढ़ की हड्डी जाती है और यहीं से हमारा रीढ़ की हड्डी का मेरुरज्जु है वो जुड़ा रहता है। इसके बाद में हम देखेंगे मस्तिष्क के एक एक भाग जो है वो कहां पर होते हैं और उसका कार्य क्या है। हमारे शरीर में मस्तिष्क ने अलग अलग काम बांट रखे हैं, ठीक है। वो जो काम है वो कैसे कैसे करते हैं देखिए। तो हम सबसे पहले अग्र मस्तिष्क की बात करें तो अग्र मस्तिष्क में होता है प्रे मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क के भी 3 भाग हैं। हमारा जो अग्र मस्तिष्क है उसके 3 भाग है। एक होता है प्रे मस्तिष्क, एक होता है थैलेमस और एक होता है हाइपोथैलेमस। ये तीनों मिलकर अग्र मस्तिष्क का निर्माण करते हैं। ये तीनों मिलते हैं तो अग्र मस्तिष्क बनता है। यह मस्तिष्क का सबसे जटिल और विशिष्ट भाग है। देखो, प्रे मस्तिष्क ये वाला भाग है, ये जो गुब्बारे जैसी संरचना है ना, ये सारा प्रे मस्तिष्क है। ये क्या है? प्रे मस्तिष्क। और ये हमारे मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग यही है। ये बलून जैसी संरचना होती है, ये सबसे बड़ा भाग यही है हमारा, ठीक है। और ये सबसे ज्यादा जटिल और कठिन पार्ट है। अब देखो इनके कार्य क्या है। अगर हम अग्र मस्तिष्क के अंदर देखो क्या क्या काम होते हैं। मस्तिष्क का मुख्य सोचने का कार्य जो है वो इसी भाग में होता है। अग्र मस्तिष्क, हम कोई काम के बारे में सोच रहे हैं, हम इतने पढ़ेंगे, इतने नंबर आएंगे, हम ऐसा पेपर करेंगे, ये सारा हम सोचते हैं। अगर मैं इतने पढ़ूंगा तो इतना मार्क्स आ जाएगा, ये सारा सोचने का काम है। इसका मतलब अग्र मस्तिष्क उस समय काम कर रहा है। ऐच्छिक क्रियाएं, देखो हमारे शरीर के अंदर 2 तरह की क्रिया होती है। एक होता है ऐच्छिक क्रिया, एक होता है अनैच्छिक क्रिया। जैसे अब बोलने का मेरे को पर नियंत्रण है, मैं जब चाहूं जब बोलूंगा रुक जाऊंगा, मैं हाथ को अपने मर्जी से हिला रहा हूं। लेकिन क्या मैं अपने हृदय की धड़कन को अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकता हूं? क्या नहीं कर सकता। क्या मैं भोजन के पाचन को अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकता हूं? क्या नहीं कर सकता। क्या मैं रक्त परिसंचरण को अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकता हूं? क्या नहीं कर सकता। तो ऐसी जो क्रियाएं होती हैं उनको हम अनैच्छिक क्रियाएं कहते हैं। क्या कहते हैं? ऐच्छिक क्रियाएं। लेकिन मेरा चलने का है, हाथ हिलाने का है, पैर हिलाने का है, आंखें बंद करने का है, खोलने का है, तो ये सारा काम क्या है? ये मेरे अपने कंट्रोल के अंदर है, तो उसको हम ऐच्छिक क्रियाएं कहेंगे। तो ये क्या करता है? ऐच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है हमारा अग्र मस्तिष्क। कौन करता है? अग्र मस्तिष्क। सूचनाओं को याद रखने का काम भी हमारे अग्र मस्तिष्क में होता है। जितनी भी आपने कोई चैप्टर याद किया है वो आपको याद है तो वो हमारे अग्र मस्तिष्क में स्टोर है, मतलब वो हमारे शरीर की मेमोरी कार्ड है, एक तरह से हार्ड डिस्क है जिसके अंदर सारा डाटा स्टोर रहता है। उसके बाद शरीर के विभिन्न हिस्सों में सूचनाओं को एकत्रित करना तथा उनका समायोजन करना भी अग्र मस्तिष्क का काम है। कोई भी शरीर के अंदर जैसे कोई सूचना पहुंचानी है, उसका समायोजन करना है, कोई दिक्कत है उसका सॉल्यूशन करना है, तो वो सारा काम अग्र मस्तिष्क करता है। और भूख से संबंधित क्षेत्र भी है। हमें पता चलता है, जैसे हम
कब हमें खाने की जरूरत है, भूख के बारे में पता लगता है। तो ये सारा काम भी है वो कौन करता है, अग्र मस्तिष्क करता है। आपको अच्छे से याद रखना है अग्र मस्तिष्क के बारे में। उसके बाद में बात करते हैं मध्य मस्तिष्क की। तो मध्य मस्तिष्क क्या करता है, एक तो अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। अनैच्छिक क्रियाओं को क्या करता है, नियंत्रित करता है। जैसे पुतली का आकार, जैसे सूर्य का प्रकाश है, हमारे आंख के बारे में हमने पढ़ा चैप्टर के अंदर, आगे चैप्टर में पढ़ लेंगे अगर नहीं पढ़ा है तो। आंख के में होती है पुतली, उस पुतली क्या करती है, वो हमारे प्रकाश को कितना आंख के अंदर जाने देना उसको नियंत्रित करती है। अगर मान लो कम प्रकाश है तो पुतली का साइज बड़ा हो जाता है, और ज्यादा प्रकाश आ रहा है तो छोटा हो जाता है। उसको कौन नियंत्रित करता है, उसका हमारा जो मध्य मस्तिष्क वाला भाग है उसको नियंत्रित करता है। ठीक है, उसके बाद में सिर और गर्दन में जो प्रतिवर्ती क्रियाएं होती है उसको भी नियंत्रित कौन करता है, मध्य मस्तिष्क करता है। सिर के अंदर और जो गर्दन के अंदर हमारी जो क्रियाएं होती है उसको नियंत्रित कौन करता है, वो करता है मध्य मस्तिष्क। और उसके बाद हम बात करते हैं पश्च मस्तिष्क की, जो हमारे शरीर का हमारे मस्तिष्क का तीसरा भाग है। उसके अंदर को उसको भी हमने 3 भागों में बांट रखा है। एक हमारा अनुमस्तिष्क, मेडुला और पोन्स, 3 भागों में बांट रखा है। देखो सबसे पहला अनुमस्तिष्क है, जो हमारी शरीर की सह स्थिति और संतुलन बनाए रखने का काम इसके द्वारा होता है। ठीक है, अब देखिएगा शरीर की स्थिति, मान लो छोटे बच्चे होते हैं, बहुत छोटा सा बच्चा है, धीरे धीरे उसने चलना स्टार्ट किया है, तो अभी अनुमस्तिष्क उसका प्रॉपर रूप से काम नहीं कर रहा है, इसलिए वो क्या है, चल नहीं पा रहा है। या फिर बहुत ज्यादा जो लोग ड्रिंक कर लेते हैं, ठीक है, आपने देखा होगा गली में चल नहीं पाते हैं, लड़खड़ाते हुए चलते हैं, तो उसमें क्या होता है, वो सारा इफेक्ट करता है हमारे अनुमस्तिष्क के ऊपर। और अनुमस्तिष्क फिर हमारे शरीर को कंट्रोल नहीं कर पाता, ज्यादा ड्रिंक करने के बाद में फिर वो अनकंट्रोल हो जाता है, और बंदा मतलब जो व्यक्ति है वो सही तरीके से चल भी नहीं पाता है। साथ में ये ऐच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है, परिशुद्ध करता है, जैसे पेन उठाना, ऐसा काम है। अब पेन उठाने के लिए भी आपको पता है वो कैसे काम करेगा, एकदम प्रॉपर तरीके से। ठीक है, जबकि एक मान लो बहुत ज्यादा किसी व्यक्ति ने ड्रिंक कर रखा है, बहुत ज्यादा शराब पी रखी है, अल्कोहल ले रखा है, अगर उसको मान लो पेन उठाने का कहे तो वो सही तरीके से नहीं करा पाएगा। ये भी एक क्या है, ऐच्छिक क्रिया है। ऐच्छिक क्रिया तो इसलिए कि मैं अपनी मर्जी से उठा सकता हूं, लेकिन इसका भी एक कंट्रोल होता है, सारा दिमाग इसको कैलकुलेशन करके फिर करता है, तो ये काम इसके द्वारा होता है। उसके बाद आता है मेडुला, ये अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। मेडुला जो है वो अनैच्छिक क्रियाओं को क्या करेगा, नियंत्रित करेगा। मेडुला ऑब्लोगेटा या मेडुला बोलते हैं जिसको, ये हमारी अनैच्छिक क्रियाएं, जैसे कि रक्तचाप, हमारा बीपी हो गया, हमारे बॉडी के अंदर जो बीपी होता है ना, कहते हैं कम हो गया, ज्यादा हो गया। वमन यानी उल्टी होती है, उसको कंट्रोल करता है। हृदय स्पंदन यानी हृदय की धड़कन को कंट्रोल करता है। परिसंचरण यानी रक्त को बहने को, यानी छींकना उसको, और हिचकी आना, ये सारा कंट्रोल कौन करता है, मेडुला करता है। कौन करता है, मेडुला जो है, इसका काम ये है। वही मस्तिष्क का जो पश्च मस्तिष्क का तीसरा भाग है वो है पोन्स। पोन्स के अंदर क्या होता है, अनैच्छिक क्रियाओं जैसे कि श्वसन और इनका आदि क्रियाओं का नियंत्रण इसके द्वारा होता है। श्वसन और इन क्रियाओं का नियंत्रण इसके द्वारा होता है। किसके द्वारा, पोन्स का। तो ये था हमारा मस्तिष्क का पूरा भाग। आपको याद रखना है मस्तिष्क का डायग्राम, उसके तीनों भाग और उसके तीनों भागों के कार्य क्या क्या हैं, अच्छे से आपको याद रखना है। इसके बाद में हम बात करें हमारे मानव मस्तिष्क और जो मेरुरज्जु है वो कहां पर सुरक्षित रहता है हमारे अंदर। तो देखिएगा मस्तिष्क को एक हड्डियों के बॉक्स में स्थित होता है। ये हमारे जो मस्तिष्क है ये हड्डियों का बॉक्स है, उसके अंदर स्थित है। ठीक है, जिसके अंदर क्या होता है, एक तरल पूरित गुब्बारे के में मस्तिष्क होता है। एक तरल पूरित गुब्बारा जैसी संरचना होती है, उसके अंदर हमारा मस्तिष्क क्या रहता है, जड़ रहता है, जो प्रघात अवशोषक उपलब्ध कराता है। मतलब ये गुब्बारे जैसी संरचना, एक तो हड्डी है, जो हड्डियों का ढांचा है वो हमारे मस्तिष्क की सुरक्षा करता है। उसके बाद में गुब्बारे जैसी संरचना है, तो सूचना मतलब जो अंदर जो मस्तिष्क है उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचे, इसलिए ये अंदर सुरक्षित रहता है। और कमर के मध्य में एक उभार वाली जो संरचना होती है, जो कशेरुक दंड या रीढ़ की हड्डी होती है, इसमें मेरुरज्जु सुरक्षित रहता है। उसमें कौन रहता है, मेरुरज्जु उसके अंदर सुरक्षित रहता है। तो ये देखिए गुब्बारे जैसी संरचना है, इसके अंदर हमारा मस्तिष्क रहता है, ताकि मान लो कोई चोट लगे तो ये अंदर मस्तिष्क को नुकसान नहीं हो। ठीक है, लेकिन कभी कभी आपने देखा होगा बहुत ज्यादा चोट लग जाती है किसी व्यक्ति के, या किसी कारणवश ऐसी स्थिति आ जाती है जिसकी वजह से उसके दिमाग को भी नुकसान पहुंच सकता है। ठीक है, और इसके बाद में हमने देखा जो हमारा कशेरुक दंड या पीछे रीढ़ की हड्डी जो होती है उसके अंदर मेरुरज्जु सुरक्षित रहता है। देखिएगा, अब हम बात करें तंत्रिका उत्तक की क्रियाविधि कैसे काम करती है। तंत्रिका उत्तक की क्रियाविधि इस तरह से होती है, इन स्टेप्स को याद रखो, आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो जैसे देखिएगा, सबसे पहले क्या होता है, संवेदी तंत्रिका उत्तक संवेदी अंगों से उद्दीपन या सूचना को ग्रहण करता है और इससे मस्तिष्क को भेजता है। अब ये काम कैसे करता है मस्तिष्क, तो सबसे पहले क्या होता है, उस अंग द्वारा, जो अंग है वहां की संवेदी कोशिकाएं, जो मतलब उस सूचना को ग्रहण करने वाली कोशिकाएं होती है, उस उद्दीपन के प्रति सूचना को ग्रहण करती है, मतलब किस प्रकार की घटना हुई है उसको ग्रहण सूचना को
को ग्रहण करती है और हमारे दिमाग तक पहुंचाती है। ठीक है, उसका काम है दिमाग तक पहुंचाने का। अब दिमाग ने क्या किया, मस्तिष्क ने उस सूचना को समझा, उसको मतलब कैलकुलेशन करके समझा भाई किस तरह की घटना है वो सारा, उसके अनुरूप आवश्यक फैसले लिए, फिर उसने उसके सॉल्यूशन करने के लिए जो अपना फैसला लिया, और उसके बाद में क्या हुआ, उस फैसले को निर्देश के चालन तंत्रिका द्वारा संबंधित पेशियां उत्तक तक भेज दिया। फिर जो चालक तंत्रिकाएं होती है, जो सूचना जो उसने सॉल्यूशन किया है उसको लाने का काम जो करती है, उसके द्वारा उस पेशीय उत्तक तक भेज दिया गया है। अब वो क्या करेगा, तंत्रिकीय उद्दीपन के फलस्वरूप पेशीय कोशिका में उपस्थित विशिष्ट प्रोटीन जो कोशिका के आकार एवं विन्यास में परिवर्तन करते हैं। फिर वो क्या करते हैं, वो सूचना को जिस हमारी मांसपेशियों तक भेजना था वहां तक भेजा, और फिर उसके अकॉर्डिंग उसके साइज को क्या किया, कंट्रोल किया, ताकि वो हमें छोटा बड़ा करके उस मतलब जो हमारे मांसपेशियां हैं उसके साइज के आकार को कम ज्यादा करके और वहां पर उसको सॉल्यूशन किया जाता है। प्रोटीन के पुनः विन्यास के कारण पेशीय कोशिकाएं संकुचित हो जाती है तथा ऐच्छिक दिशा में गति करती है। ये क्या हो जाती है, जो हमारी मांसपेशियां हैं वो क्या हो जाती है, जैसे मेरा हाथ ऐसे मैं ऐसे लूंगा तो मेरी मांसपेशियां क्या होगी, आपस में संकुचित होगी। ठीक है, जिससे हमारा हाथ जिस तरह से हम गति कराना चाहते हैं उसकी तरफ गति कर लेता है। तो इस तरह से हमारी क्या होती है, जो तंत्रिका उत्तक की क्रियाविधि है वो कुछ इस तरह की होती है। उसके बाद में देखते हैं पौधों में समन्वय कैसे होता है। ये तो हमने इंसानों के अंदर देखा, पौधों में कंट्रोल का काम कैसे होता है, कोऑर्डिनेशन का काम। तो पौधों में होती है गति। पौधों में गति कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की गति होती है, ध्यान रखिए। एक तो गति होती है जो वृद्धि पर निर्भर नहीं करती है, और एक होती है जिससे पौधे की वृद्धि में वृद्धि होती है, पौधे की लंबाई में वृद्धि होती है एक तो, और एक जो होता है उससे लंबाई या वृद्धि पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, सीधी प्रकार की जो गति होती है इसको। उद्दीपन के लिए तत्काल अनुक्रिया। अब जो देखो उद्दीपन के लिए तत्काल अनुक्रिया कैसे होगी, वृद्धि पर निर्भर न होना। अब ये उद्दीपन के लिए जो क्रिया होती है वो दो तरह की होती है, एक तो उद्दीपन पर निर्भर नहीं करती है, दूसरा क्या है, पौधे विद्युत रासायनिक साधन का उपयोग करके सूचनाओं को एक कोशिका से दूसरी कोशिका तक पहुंचाते हैं। अब वहां पर कोई तंत्रिका कोशिका तो है नहीं, फिर वो सूचना आगे से आगे कैसे पहुंचेगी, तो वो क्या करते हैं, विद्युत रासायनिक साधन का उपयोग करके एक ऐसा सिग्नल होता है जिसको क्या करते हैं, एक कोशिका से अगली कोशिका तक, फिर वो अपनी अगली कोशिका तक, अगली कोशिका तक वो पहुंचाते हैं, जिससे जहां पहुंचाना है उस सूचना को वहां तक पहुंचती है। यहां पर देखिएगा, जैसे हम बात करें कोशिका अपने अंदर उपस्थित पानी की मात्रा को परिवर्तित करके क्या करती है, गति उत्पन्न करती है, जिससे कोशिकाएं फूल या सिकुड़ जाती है। जैसे आपने छुई मुई का पौधा देखा होगा, इस तरह का छुई मुई का पौधा होता है। अगर मैं इसकी पत्तियों को टच कर दूं तो टच करते ही क्या हो जाएगा, इसकी पत्तियां आपस में सिकुड़ने लग जाएगी, जैसे यहां पर सिकुड़ने लगी। अगर मैंने यहां टच किया तो देखो इसकी पत्तियां क्या होने लगी, सिकुड़ने लगी। तो ये भी क्या है, ये भी एक प्रकार की क्या है, उद्दीपन की क्रिया है। इसने भी अपने अनुसार हाथ हटाने की कोशिश की, उसकी पत्तियों को सिकुड़ने की कोशिश की। तो ये जो सुई मुई की पत्तियों का सिकुड़ना है, ये भी एक नियंत्रण और समन्वय की ही घटना है। ये किस तरह से उसको पौधे नियंत्रित करते हैं। उसके बाद में हम बात करते हैं पौधे की गति के बारे में। ठीक है, अब हम बात करते हैं दूसरा, जो इस प्रकार की वृद्धि जिससे पौधे गति है वो पौधे की वृद्धि के कारण बनती। एक तो ऐसी है, अब वहां पर हुई तो है गति, लेकिन वो वृद्धि पर निर्भर नहीं कर रही। लेकिन अब अपन पढ़ेंगे जो ऐसी गति जो पौधे की वृद्धि पर निर्भर करती है, ये द्विदिशीय एवं अनुवर्ती गतियां या उद्दीपन के कारण होती है। जैसे सबसे पहले प्रकाशानुवर्तन गति क्या होती है, यानी पौधे की प्रकाश की तरफ वृद्धि। जैसे देखिएगा, हमने मान लो एक पौधा लगा रखा है घर के अंदर और एक तरफ खिड़की है, तो पौधा हमेशा क्या करेगा, अपने आप को उस तरफ गति कराने लग जाएगा जिस तरफ सूर्य का प्रकाश आ रहा है, क्योंकि पौधा अपना भोजन किससे बनाता है, सूर्य का प्रकाश से। तो ये सूर्य के प्रकाश की तरफ जो गति है इसको हम प्रकाशानुवर्तन गति कहते हैं, मतलब प्रकाश की तरफ होने वाली। पादप की वृद्धि की गति प्रकाश की ओर होना प्रकाशानुवर्तन गति कहलाती है। ठीक है, इसके बाद में हम नेक्स्ट बात करें, दूसरी है गुरुत्वानुवर्तन गति। गुरुत्वानुवर्तन का मतलब क्या होता है, जब हम किसी पौधे को लगाते हैं तो पौधे का एक भाग है जो ऊपर की तरफ बढ़ता है, जिसको हम ऋणात्मक गुरुत्वाकर्षण कहते हैं, और जड़ें हमेशा नीचे की तरफ गति करती है। तो यहां पर गुरुत्वाकर्षण कार्य करता है। क्या करता है, गुरुत्वाकर्षण। तो गुरुत्वाकर्षण के विपरीत जो ऊपर गति होती है उसको हम ऋणात्मक गुरुत्वाकर्षण कहते हैं, और जड़ें जो है वो नीचे की तरफ जाएगी, वो धनात्मक गुरुत्वाकर्षण है। अगर आप मान लो गमला इधर गिर गया है तो भी पौधा हमेशा ऊपर की तरफ जाएगा और इसकी जड़ें मुड़ के नीचे की तरफ जाएगी। तो ये क्या है, ये है गुरुत्वानुवर्तन गति, यानी गुरुत्वाकर्षण के कारण होने वाली पौधे में गति। तीसरा है रसायनुवर्तन गति। रसायनुवर्तन गति का मतलब क्या होता है, किसी रसायन की तरफ से होने वाली गति या किसी रसायन के कारण होने वाली गति। जैसे हमने देखा कि किसी रसायन के उद्दीपन के कारण होने वाली गति को रसायनुवर्तन गति कहते हैं। जैसे पराग नली में अंडाशय के
तरफ गति। जैसे हम बात करते हैं पौधे के जो फूल के अंदर दो भाग होते हैं, एक होते हैं पुंकेसर और एक होता है स्त्रीकेसर। जो पुंकेसर भाग होता है वहां पर क्या होते हैं, छोटे छोटे पराग कण होते हैं, पराग कण होते हैं। वो पराग कण क्या होते हैं, इस स्त्रीकेसर पर जाते हैं, इसके ऊपर जो नलिका होती है उससे होते हुए, यानी एक रसायनुवर्तन गति, रसायन की तरफ ये गति करते हुए कहां तक पहुंचते हैं, अंडाशय तक पहुंचते हैं। तो इस प्रकार की गति, ये देखो यहां से होते हुए इस भाग से पहुंचे और यहां से अंडाशय तक पहुंचा, तो इस गति को हम कहते हैं रसायनुवर्तन गति, यानी किसी रसायन के कारण होने वाली गति। उसके बाद है जलानुवर्तन गति, यानी पौधे की जल की तरफ होने वाली, उद्दीपन के कारण जल की तरफ होने वाली गति को जलानुवर्तन गति कहते हैं। जैसे मान लो हमने एक पौधा लगाया, ठीक है, और पौधा लगाने के बाद में मान लो इधर की तरफ पानी है, इधर की तरफ क्या है, पानी है। मान लो हमने क्या किया, एक पौधा लगा रखा है और पौधे में क्या है, इधर की तरफ पानी है, ठीक है, यहां पर। तो पौधे की जड़ें अपने आप इस पानी की तरफ गति करना स्टार्ट कर देगी, जिधर इसको पानी मिल रहा है उधर की तरफ स्टार्ट करने देगी गति। तो इसको हम कहते हैं जलानुवर्तन गति, यानी जल की तरफ होने वाली गति। यानी पानी के वे गतियां, पानी में वे गतियां जो जल की तरफ, वे गतियां जो जल के उद्दीपन के कारण होती है उसे जलानुवर्तन गति कहते हैं। इसके बाद में देखिएगा हम बात करते हैं पादप हार्मोन की, ठीक है, कुछ पादप हार्मोन की बात करते हैं। तो देखिएगा पादप हार्मोन की बात करें तो पादप में कुछ विशिष्ट प्रकार के रासायनिक पदार्थ उत्पन्न होते हैं, ठीक है, जो पादपों में वृद्धि के और विकास के और उसकी क्रियाओं को नियंत्रण करते हैं, उन्हें पादप हार्मोन कहते हैं। हार्मोन क्या होते हैं, विशेष प्रकार के, एक तरह से कह दो रसायन होते हैं जो पादपों द्वारा स्रावित किए जाते हैं, जो किसमें सहायक होते हैं, वो पौधे की वृद्धि में, विकास में और उसके होने वाली क्रियाओं को नियंत्रित करने में ये क्या करते हैं, सहायता करते हैं। इस प्रकार को हम पादप हार्मोन कहते हैं। पादपों में मुख्य हार्मोन कौन कौन सा है, तो सबसे पहले देखो ऑक्सीन हार्मोन। कौन सा हार्मोन है, ऑक्सीन हार्मोन। ये जो ऑक्सीन हार्मोन है ये कहां पर होता है, पादप के शीर्ष भाग में, सब पौधे का जो सबसे ऊपर वाला भाग होता है, जहां से पौधा आगे ग्रो कर रहा है, सबसे ऊपर वाले भाग में, तो वहां पर होता है। तो ये पौधे की वृद्धि में सहायक है। अब इसका काम क्या है, ये पौधे की वृद्धि में सहायक है, ठीक है, कायिक जनन में सहायक है। हार्मोन कायिक, कायिक जनन का मतलब क्या होता है, जैसे दो कोशिकाएं, कोशिकाएं हमारे शरीर के अंदर दो प्रकार की, एक कायिक कोशिकाएं होती है, एक जनन कोशिका होती है। जनन कोशिका क्या करती है, अपनी पीढ़ी दर पीढ़ी उसको दूसरी कोशिकाओं का निर्माण करती है, ठीक है, निषेचन होता है, निर्माण करती है, ठीक है। जबकि कायिक कोशिकाएं, उसके अलावा जनन कोशिकाओं के अलावा जितनी भी कोशिका होते हैं उनकी कायिक कोशिकाएं कहते हैं, ठीक है। कायिक जनन में सहायक है, मतलब आप सीधे से ये समझो, कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिसमें बीज नहीं होते, जैसे केला है तो केले का बीज नहीं होता है, तो केले का दूसरा भाग लगा दो तब भी लग जाएगा, ठीक है। आपने देखा होगा गुलाब की अगर हम सीधी टहनी लगा दे तब भी लग जाता है। आलू काट कर हम लगा दे, उसमें बीज की जरूरत नहीं है, तो वो होता है पौधे का कायिक जनन के साथ दूसरे का निर्माण होना उसी पौधे का। यह खरपतवार को नष्ट करने में भी सहायक है। ये जो पौधे का भाग है जिसमें ऑक्सीन हार्मोन है, वो आसपास के खरपतवार को नष्ट करने में भी सहायक है, ताकि पौधा बढ़ सके। और यह पत्तियों तथा फलों को समय पूर्ण सड़ने से भी रोकता है। आपको पता है हर मौसम में एक बार क्या आती है, पतझड़ की मौसम आती है, उस समय पत्तियां गिरती हैं, तो समय से पहले नहीं गिर जाए। और दूसरा, फलों को, फल पकने से पहले पौधे से अलग नहीं हो जाए, नहीं तो वो पकेगा नहीं, तो इसमें भी क्या है, ऑक्सीन हार्मोन सहायक है। दूसरे हार्मोन की बात करें तो जिब्रेलिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन, जिब्रेलिन हार्मोन। यह पादप के तने की लंबाई में वृद्धि में सहायता, तना जो है उसका, तने की लंबाई में वृद्धि में ये क्या है, पौधे की वृद्धि में ऑक्सीन हार्मोन है, जबकि तने की लंबाई को बढ़ाने में कौन सा हार्मोन कार्य करता है, जिब्रेलिन हार्मोन। ये बीजों के अंकुरण को भी बढ़ाता है। जैसे बीज हमने मिट्टी में डाल दिया, मिट्टी में डालने के बाद उसमें पानी देते हैं तो वो अंकुरित होते हैं, उसमें दो पंखुड़ियां निकलती हैं। अंकुरित का मतलब बीज से पौधे का निकलना, अंकुरण कहलाता है, ठीक है। जैसे हम घरों में चने को अगर 2-3 दिन कपड़े में, अगर मान लो पानी में भिगो के गीले कपड़े में रख दे तो उसमें 2 सुइयां जैसी निकलने लग जाती है, वो अंकुरण होता है, ठीक है। तो अंकुरित करने में कौन सा हार्मोन सहायक है, जिब्रेलिन। पुष्प के खिलने में हम देखते हैं किसी पौधे के पुष्प लगे हैं, वो खिल जाते हैं, एक समय के बाद खिलते हैं, तो वो खिलाने में भी कौन सहायक है, जिब्रेलिन। और कुछ पौधे अनिषेचक फल उत्पन्न करते हैं, उसमें भी कौन सा हार्मोन सहायक है, जिब्रेलिन। अनिषेचक फल वो फल होते हैं जिसमें बीज नहीं होते, जिसमें बीज नहीं होते। क्या आप बता सकते हैं ऐसे फलों के नाम? मैंने एक बता दिया, जैसे केला होता है। इसके अलावा आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताओ कि कौन सा ऐसा फल है जो अनिषेचक फल है जिसमें बीज नहीं होते। उसके बाद है एब्सिसिक अम्ल। यह भी एक प्रकार का क्या है,
हार्मोन है, पादप हार्मोन, ठीक है। और पादप हार्मोन यह वृद्धि रोधक हार्मोन है। अब देखो पौधे की लंबाई, जैसे ऑक्सिन हार्मोन है वो और जिब्रेलिन हार्मोन, ये पौधे की लंबाई को बढ़ाते जा रहे हैं। तो क्या ऐसा है जब तक पौधा रहेगा तब तक लंबाई बढ़ती जाएगी? नहीं, एक समय के बाद में लंबाई रुक भी जाती है। तो ये जिब्रेलिन एब्सिसिक अम्ल क्या करता है? वृद्धि रोधक है, यानी वृद्धि को रोकने में सहायक है। दूसरा क्या है? यह पौधे की वृद्धि को नियंत्रित करता है और सूखे की स्थिति में रंध्रों को बंद कर देता है। जब मान लो पौधे को पानी नहीं मिल रहा है, आपको पता है रंध्र क्या काम करते हैं? जब हम श्वसन नहीं हो रहा तो रंध्र क्या करते हैं? वाष्पोत्सर्जन कर देते हैं, वो पानी को बाहर निकाल देते हैं। अब उस रंध्र को बंद करने की, ताकि पौधे को पानी वैसे ही नहीं मिल रहा है और वाष्पोत्सर्जन कर देगा तो पौधा सड़ जाएगा, तो उसको रोकता है। पत्तियों को सड़ाने में सहायक है। अब देखो एक समय के बाद में आपको पता है पतझड़ का मौसम आता है, उस समय पत्तियां सड़ जाती है, तो उसको सड़ाने में सहायक है। और यह पादप में प्रोटीन संश्लेषण में भी सहायक है। प्रोटीन का संश्लेषण करने में भी कौन सा हार्मोन सहायक है? तो आपसे पूछा जाए तो आप लिखेंगे एब्सिसिक अम्ल। कौन सा? एब्सिसिक अम्ल एक हार्मोन है, वो सहायक है। इसके बाद अगला हार्मोन है साइटोकाइनिन। कौन सा हार्मोन है? साइटोकाइनिन। ये क्या करता है? ये कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है। देखिएगा, जैसे जैसे कोई भी जीव है या पेड़ पौधा है वृद्धि करता है तो उसकी कोशिकाएं विभाजित होती रहती है। कोशिका विभाजन करने में कौन सा हार्मोन सहायक है पौधे में? तो वह है साइटोकाइनिन। उसके बाद में यह पोषक पदार्थों को स्थानांतरण में भी सहायक है। पोषक पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में भी कौन सा? साइटोकाइनिन हार्मोन सहायक है। और सुप्तावस्था को भी नष्ट करता है, पौधे को सड़ने से, मुरझाने से। इसको कौन रोकता है? वो भी है साइटोकाइनिन है हार्मोन। कौन सा हार्मोन? साइटोकाइनिन। इसके बाद में लास्ट है एथाइलिन या गैसीय हार्मोन, या जिसको हम एसिटिलीन हार्मोन भी कहते हैं। ध्यान रखिएगा, एथाइलिन कह दो, गैसीय हार्मोन कह दो, या फिर एसिटिलीन हार्मोन कह दो। ये भी पादप हार्मोन है जो क्या करता है? फलों को पकाने में सहायक है। फल वापस पकते हैं तो उसको पकाने में सहायक है। तने को फूलाने में सहायक है। एक तो तने की वृद्धि में था, हमने देखा, देखो ये यहां पर ये क्या है? ये तने की वृद्धि में सहायक है। सॉरी, यहां पर देखिए जिब्रेलिन हार्मोन क्या करता है? तने की लंबाई को बढ़ाता है, जबकि तने की मोटाई को कौन बढ़ाता है? तने को फुलाता कौन है? वो है एसिटिलीन हार्मोन। कौन सा हार्मोन? एसिटिलीन हार्मोन। और मादा पुष्पों की संख्या में वृद्धि कराने में भी सहायक है। कौन सा? एसिटिलीन हार्मोन। जो मादा पुष्प हैं उनको संख्या बढ़ाने में भी कौन सहायक है? वो है एथाइलिन या एसिटिलीन हार्मोन। तो ये देखिएगा, ये थे आपके पादप हार्मोन। अब इसके बाद देखते हैं जंतु हार्मोन। कौन से हार्मोन? देखते हैं जंतु हार्मोन। तो देखिएगा, सबसे पहले हम बात करें जंतु हार्मोन की, तो जंतु हार्मोन क्या होते हैं? मनुष्य के शरीर में कुछ वहीनहीन ग्रंथियां पाई जाती है। वहीनहीन का मतलब होता है उनको स्पेशल बहने के लिए नसों की जरूरत नहीं है। जैसे हमारा रक्त बहता है तो स्पेशल तरह की नसों में बहता है, तो उसके लिए उसकी जरूरत नहीं है। जो हार्मोन का स्रावण करती है उन्हें अंतःस्रावी ग्रंथियां कहते हैं। अब देखिएगा, अब अंतःस्रावी ग्रंथियां भी हमारे शरीर के अंदर दो होती है, एक अंतःस्रावी ग्रंथियां, एक बहिर्स्रावी ग्रंथियां। अंतःस्रावी ग्रंथियां उन ग्रंथियों को कहा जाता है बच्चों जो अपने हार्मोन का स्रावण हमारे रक्त के अंदर करती है। कहां पर? अपने हार्मोन को लाकर हमारे रक्त में छोड़ती है जो ग्रंथियां, उनको हम अंतःस्रावी ग्रंथियां कह देते हैं। और जो हमारे रक्त के नहीं अंदर छोड़ती, बाहर छोड़ती है जो अपने हार्मोन को, उनको हम बहिर्स्रावी ग्रंथियां कह देते हैं। ठीक है, अब देखिएगा, अंतःस्रावी ग्रंथियां कहते हैं ग्रंथियां अपने हार्मोन का सीधा रुधिर में डाल देती है और रुधिर द्वारा हार्मोन शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाया जाता है। अब उसने अपने हार्मोन को रुधिर में डाल दिया, अब रुधिर को जहां उस हार्मोन को पहुंचाना है वहां तक पहुंचाने का काम रुधिर का है। ठीक है, मनुष्य के शरीर में पाई जाने वाली मुख्य अंतःस्रावी ग्रंथियां कौन कौन सी है, तो उसकी बात करें तो मुख्य के शरीर के अंदर जो है वो हम 5 ग्रंथियां इसमें भी पढ़ने वाले हैं। सबसे पहली ग्रंथि पीयूष ग्रंथि, ठीक है, प्यूटरीन ग्लैंड। उसके बाद है थायराइड ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि, एड्रिनलिन ग्रंथि और जनन ग्रंथि। ये हम 5 प्रकार की ग्रंथियां इसके अंदर पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं जो ग्रंथियां हैं वो कहां कहां किस प्रकार की ग्रंथियां हैं, वो हम डायग्राम से समझ लेते हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले बात की, देखो ये बहुत सारी ग्रंथि आपको बता रखे, जैसे पीनियल ग्रंथि हो गया। पीयूष ग्रंथि जो है हमारे मस्तिष्क में पाई जाती है। कहां पर? हमारे मस्तिष्क के अंदर। उसके बाद में पीनियल ग्रंथि हो गया, अबटू ग्रंथि हो गया, ठीक है, जिसको हम थायराइड ग्रंथि कहते हैं, गले के अंदर होती है। ठीक है, थाइमस ग्रंथि हो गया, ये हमारे यहां पर जहां श्वास नली आगे जाकर श्वसनिकाओं में बढ़ती है वहां पर पाई जाती है। अग्नाशयी ग्रंथि हमने देखा था, पाचन तंत्र के अंदर पड़ा था। अग्नाशयी ग्रंथि ये इस तरह की ग्रंथि होती है। अधिवक्र ग्रंथि जो बात करें हमारे दोनों किडनियों के ऊपर होती है।
ठीक है। उसके बाद जो जनन ग्रंथियां हैं वो वृषण के अंदर है, वो पुरुषों में होती है जनन ग्रंथि, और महिलाओं में अंडाशय में पाई जाती है। महिलाओं में कहां पाई जाती है? अंडाशय में पाई जाती है। तो ये हमारे शरीर के अंदर पाई जाने वाली ग्रंथियां हैं। आपको इसका भी डायग्राम अच्छे से याद रखना है, कई बार एग्जाम में ये भी पूछ लिया जाता है। अब हम एक एक ग्रंथि की बात करते हैं। तो सबसे पहले हमने देखा पीयूष ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि? इसमें आपको याद रखना है कौन से स्थान पर है हमारे शरीर के अंदर, कौन से स्थान पर। तो जो पीयूष ग्रंथि है हमारे मध्य मस्तिष्क के अधर भाग में, मध्य मस्तिष्क के जस्ट ऊपर वाले भाग में, ये हमारा मध्य मस्तिष्क है, ये वाला भाग, इसके जस्ट यहां पर मध्य मस्तिष्क के बिल्कुल नीचे अधर भाग में यहां पर पाई जाती है। ठीक है, ये पीयूष ग्रंथि की बात कर रहे हैं। ये कौन से हार्मोन का? इस हार्मोन का नाम अगर हम पता करें तो ये जो हार्मोन है वो है प्यूटिट्राइन हार्मोन, या जिसको हम कहते हैं वर्दी हार्मोन भी कहते हैं। पीयूष ग्रंथि जिस हार्मोन का स्रावण करती है उसको हम प्यूटिट्राइन हार्मोन या फिर वर्दी हार्मोन कहते हैं। अब वर्दी से नाम भी पता चल गया हमें, ये हार्मोन क्या काम करेगा? ये शरीर की लंबाई को क्या करता है? नियंत्रित करता है, हमारे शरीर की लंबाई को नियंत्रित करता है। इसकी कमी से या इसकी अधिकता से जो रोग हो जाता है वो है या तो शरीर की अत्यधिक लंबाई या फिर बोनापन। अगर मान लो किसी की हाइट कम है, इसका मतलब उसमें क्या है, जो पीयूष ग्रंथि है उसके द्वारा स्त्रावित वर्दी हार्मोन है वो कम स्त्रावित किया गया। जितनी जरूरत थी उससे कम था तो हाइट कम रहेगी। अगर उससे जितनी जरूरत है उससे ज्यादा हो गया तो कई व्यक्तियों की आप हाइट बहुत ज्यादा देखते हो तो वो हो जाती है। उसके बाद में है दूसरी थायराइड ग्रंथि। ये थायराइड ग्रंथि हमारे सांस नली के दोनों ओर पाई जाती है। ये हमारी सांस नली है, इसके दोनों तरफ ये देखो भाग में इस तरह से जुड़ी हुई है, इसको हम थायराइड ग्रंथि कहते हैं। हमारे गले के अंदर होती है थायराइड ग्रंथि, हमारे गले के अंदर यहाँ पर। ठीक है, सांस नली के दोनों। कौन से हार्मोन का? थायरोक्सिन हार्मोन का। किसका हार्मोन? किसके द्वारा? थायरोक्सिन हार्मोन। और ये थायरोक्सिन हार्मोन के निर्माण में जो एक तत्व सहायक है वो कौन सा है? आयोडीन। इसीलिए हम कहते हैं ना आयोडीन युक्त नमक खाना चाहिए। तो ये हमारे इस हार्मोन को नियंत्रित करने का काम कौन करता है? आयोडीन करता है। उसके बाद में इसकी कमी से जो होने वाला रोग है वो है घेंगा या गलगंड रोग, या जिसको गोइटर रोग भी कहते हैं। आपने देखा होगा यहाँ से गला बहुत ज्यादा सूज जाता है। अगर इसकी थायरोक्सिन हार्मोन की कमी हो जाए, थायरोक्सिन हार्मोन से जो गला है वो सूख जाता है, जिसको हम गलगंड या घेंगा रोग कहते हैं या गोइटर रोग भी कहते हैं। ठीक है, गला सूज जाता है। इसके बाद में हम नेक्स्ट इसके बाद में ग्रंथि देखें तो वो है अग्नाशयी ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि? अग्नाशयी ग्रहणी। ग्रहणी की भुजाओं के बीच में, ग्रहणी मतलब हमारी छोटी आंत का एक भाग होता है ग्रहणी। ठीक है, उसकी भुजाओं के बीच में ये है, देखो ये ग्रहणी, यहाँ छोटी आंत है, यहां से घूम के जा रही है, तो यहां पर देखिएगा ये है, ये जो ग्रंथि है इसको हम अग्नाशयी ग्रंथि कहते हैं। ठीक है, ये क्या है? अग्नाशयी ग्रंथि। ये हमारी छोटी आंत के पास में होती है। ये कौन से हार्मोन का स्रावण करती है? इंसुलिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन? इंसुलिन हार्मोन। ये हमारे क्या काम करता है? हमारे रुधिर में ग्लूकोज या शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करने का काम कौन करता है? इंसुलिन हार्मोन करता है। और इंसुलिन हार्मोन कौन सी ग्रंथि द्वारा स्रावित किया जाता है? तो वो है अग्नाशयी ग्रंथि द्वारा। ठीक है, इससे होने वाला रोग कौन सा है? डायबिटीज, या जिसको मधुमेह या शुगर कहते हैं ना, शुगर कम ज्यादा हो गया, किसी का शुगर बढ़ गया है, कम हो गया है, तो ये जो शुगर को नियंत्रित करने का काम है वो कौन सी ग्रंथि करती है? वो करती है हमारी अग्नाशयी ग्रंथि, जो इंसुलिन हार्मोन का स्रावण करती है। आपसे क्वेश्चन कई तरह से पूछा जाता है, ऐसे पूछा जाता है अग्नाशयी ग्रंथि द्वारा कौन से हार्मोन का स्रावण किया जाता है? तो आप लिखेंगे इंसुलिन हार्मोन। इंसुलिन हार्मोन है वो किसको नियंत्रित करता है, या इंसुलिन हार्मोन कौन सी ग्रंथि द्वारा स्रावित किया जाता है? अग्नाशयी ग्रंथि द्वारा। इसकी कमी से या इससे होने वाला रोग कौन सा है? तो जिसको हम कहते हैं डायबिटीज, या जिसको हम कहते हैं मधुमेह, या फिर हम कहते हैं शुगर। तीनों ही नाम है इसके, याद रखना है। और चौथी ग्रंथि है एड्रिनल ग्रंथि। ये हमारे किडनी के, दोनों किडनियां हैं इसके ऊपर, ये देखो ये हमारी दोनों किडनियां हैं इसके ऊपर, यहाँ पर और यहाँ पर पाई जाती है। ये हमारी एड्रिनलिन ग्रंथि है। कौन सी है? एड्रिनल ग्रंथि जिसको कहते हैं। ये जो हार्मोन का स्रावण करती है वो एड्रिनलिन हार्मोन है। एड्रिनल ग्रंथि एड्रिनलिन हार्मोन का स्रावण करती है, जिसको संकटकालीन या आपातकालीन स्थिति में हार्मोन का स्रावण करती है। जैसे मान लो आपातकालीन, कभी मान लो अपन ऐसा हुआ एकदम से कोई विकट परिस्थिति आ गई, जैसे हम विकट का मतलब वैसे नहीं है, जैसे मान लो आप रोड क्रॉस कर रहे थे और अचानक से आपके पास से, आपने देखा नहीं हो रहा, अचानक से आपके पास से बहुत तेज कोई गाड़ी निकल गई, जैसे कार वगैरह, तो आपकी हृदय की धड़कन एक बार ऐसे सांस फूलेगा और आपकी हृदय की धड़कन बढ़ जाएगी। तो वो संकटकालीन स्थिति जो भी होती है उस समय हमें क्या है, जब हमें क्या होती है उस समय ऑक्सीजन की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, हमारा शरीर क्या होता है एक तरह से बहुत ज्यादा एनर्जी को कंज्यूम करता है, तो वैसी स्थिति में ये हार्मोन स्रावित होता है जिसको हम एड्रिनलिन हार्मोन कहते हैं, जो एड्रिनल ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है, जो हमारे दोनों किडनियों के ऊपर पाई जाती है। और लास्ट ग्रंथि की बात करें जो है जनन ग्रंथि, तो जनन ग्रंथि है उसके अंदर दो है, एक है नर जनन ग्रंथि और एक मादा जनन ग्रंथि। नर जनन ग्रंथि है वो वृषण में पाई जाती है।
कहां पर पाई जाती है? वृषण के अंदर। वहीं जो मादा जनन ग्रंथि है वो अंडाशय में पाई जाती है। नर जनन ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन। कौन सा है? टेस्टोस्टेरोन। अच्छे से याद रखना है। मानो आपसे पूछा जाता है, आपसे यह पूछा जाएगा मेल हार्मोन या नर हार्मोन का नाम लिखिए, तो टेस्टोस्टेरोन है। इसका कार्य क्या है? यह है द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास करता है और शुक्राणु निर्माण को नियंत्रित करता है। हमारे लैंगिक जो द्वितीयक लैंगिक लक्षण है उसका विकास करता है, ठीक है, और हमारे शुक्राणु के निर्माण को नियंत्रित करता है। वहीं बात करें मादा जनन ग्रंथि की, तो मादा जनन ग्रंथि है वो अंडाशय में पाई जाती है और इसके द्वारा स्रावित हार्मोन है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। दो हार्मोन है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। ये इसको हम मादा हार्मोन भी कहते हैं। ये नर हार्मोन कहलाता है टेस्टोस्टेरोन, जबकि ये कहलाते हैं प्रोजेस्टेरोन, और एस्ट्रोजन ये कहलाते हैं मादा हार्मोन। ये भी महिलाओं के अंदर द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास करता है और अंडाणु निर्माण को नियंत्रित करता है। किसके निर्माण को? अंडाणु निर्माण को नियंत्रित करता है। तो बच्चों ये था आपका चैप्टर नंबर 6 नियंत्रण एवं समन में। अगर आपने पूरा वीडियो देखा है तो मुझे नहीं लगता इसमें चैप्टर में आपको कोई दिक्कत रही होगी, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर की। तब तक के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।